मैंने बताया जो भी हमारे देश में जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्टिविटीज है, दैट इज जो ट्रेड को नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज है, वो सारी की सारी रखी जाती हैं एम्बर बॉक्स में, AMBER, एम्बर बॉक्स। एम्बर बॉक्स में वो चीजें आती है जो हमारे देश में जो ट्रेड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। यार ऑब्वियसली बात है, अगर हम अपना देश देखें या हम फॉरेन कंट्रीज देखें, नुकसान पहुंचाने वाली अगर बात की जाए, अगर हमारी गवर्नमेंट यही फर्टिलाइजर्स की ही बात करें, अगर हम हमारी गवर्नमेंट नॉर्मल फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी दे देती है 50%, दैट इज इंडिया के सिटीजन्स को 50% की सब्सिडी दे रही है, तो इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट को दोनों तरफ से नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हुआ? सबसे बड़ा नुकसान गवर्नमेंट को क्या हुआ कि उसने जो हमारे देश का जो प्राइस ज्यादा था, गवर्नमेंट को हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और इसके ऊपर सब्सिडी बिल्कुल रिड्यूस करके 0% पे लाने के लिए कहा गया है। बात क्लियर है? बट अभी भी सब्सिडीज गवर्नमेंट दे रही है, ये सारी चीजें चल रही है, जो कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनके राउंड्स वर्क करते जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्रीमेंट पर आइए। सब्सिडीज पर सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ग्रो करने के लिए ऑब्वियसली बात है, अगर वो लो लेवल से कोई भी चीज की शुरुआत करेगी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत हाई होगी, और अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो उसकी हाई है और दूसरे देशों से क्या वो कम्पीट कर पाएगी जहाँ पे लार्ज स्केल पे वर्क कर रहे हैं। या हमारे खुद ही इंडिया में यहाँ देख रहे हो, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी होती है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी होती है, बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनको बिल्कुल अलग एक्टिविटीज दी जाती है, अलग क्रियाएं दी जाती है एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एक लार्ज स्केल के ऊपर रन कर रही है, इस वजह से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्योंकि वो अभी अभी बनी है, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसीलिए गवर्नमेंट वहां पर क्या करती है, उनसे ज्यादा रेट पे खरीद के मार्केट में सस्ते रेट पर बेचती है, ताकि वो धीरे धीरे ग्रो करे और उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉल। आपको याद होगा मैंने लर्निंग कर्व की भी बात बताई थी एग्जाम के अंदर, मतलब आपको क्लास के अंदर लर्निंग कर्व के अंदर क्या था, जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस को एक्वायर करते जाते, कंट्री को एक्सपीरियंस होता जाता है, कंपनी को एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फॉल करती जाती है, जिसकी वजह से जो लर्निंग कर्व है दैट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्रीमेंट के ऊपर आइए। एम्बर बॉक्स नाम की वो चीजें हैं जो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग एक्टिविटीज होती है, नहीं 0%। पेज नंबर 7 को कट कर दो, AMS पर आपकी कोर्स में नहीं है, पेज नंबर 7 को कट कर दो। पेज नंबर 7 को कट कर दो, पेज नंबर 8 पर आइए। पेज नंबर 8, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। ठीक है, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट बना था 1974 के अंदर, और इस एग्रीमेंट के तहत कहा जा रहा था कि कंट्रीज जो कोटास लगा रही है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, कोटास पे अभी हमारी ऑलरेडी बात हो गई है, जो कंट्रीज कोटास लगा रही है, जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, उस सबको हटाने की बात की जा रही थी इसके अंदर। बट जब तक WTO सेटअप नहीं हुआ, इसके ऊपर वार्तालाप चलता गया कि हाँ मल्टी फाइबर एग्रीमेंट के ऊपर, क्लोथ्स के ऊपर, टेक्सटाइल्स के ऊपर में कोटा को हटा के टैरिफ रेट को रिड्यूस किया जाए। बट जब तक WTO फॉर्म नहीं हुआ तब तक इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। बट जब WTO फॉर्म हुआ, which was on 1st Jan 1995, तो उसके विदिन 10 इयर्स इसके ऊपर से कोटा को रिमूव कर दिया गया, इंपोर्ट कोटा को हटा दिया गया, और सिर्फ मल्टी फाइबर एग्रीमेंट के अंदर अब जो बात चल रही है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ। मतलब ट्रेड और टेक्सटाइल के केसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ टैरिफ लग रहे हैं, टैक्सेस लग रहे हैं। आपको पता होगा टैरिफ दो तरह से होते हैं, स्पेसिफिक टैक्स और एड वैलोरम टैक्स, पता है ना? ऑलरेडी पढ़ा होगा यार। स्पेसिफिक टैक्स होता है पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट इस तरह से, और जो आपका एड वैलोरम टैक्स होता है वो वॉल्यूम के ऊपर होता है और परसेंटेज के टर्म्स में होता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट एग्रीमेंट है आपका एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स। ये मार्केट एक्सेस था, अभी मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पर आ जाइए, एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स। फुल फॉर्म पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ट्रिम्स का मतलब है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। फुल फॉर्म इसकी लिख लो, अगर किसी को नहीं लिख रही तो, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, जैसे वहां पर मेंशन है एग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। पहले क्या होता था आपको पता है, जब तक हमारे देश में LPG की पॉलिसी नहीं आई,
दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी नहीं आई थी। कब आई थी पॉलिसी? 1991 के अंदर ये पॉलिसी आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में। दूसरी कंट्रीज इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो क्यों रेडी नहीं थी? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लाइसेंस राज सिस्टम था। सबसे पहले तो चीज़ लाइसेंस लो, लाइसेंस लेने के बाद बहुत ज़्यादा रिश्वत खिलाओ, ये सब चीज़ें होती थी। और बहुत हमारे यहाँ पे कड़े कानून थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे। रूल्स किस तरह से थे कि अगर आपने एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी हमारे देश की किसी कंपनी के अंदर, तो एक तो आपके ऊपर से जो टैक्सेस, आपके ऊपर टैक्सेस लगेंगे वो ज़्यादा लगेंगे एज टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। पहले तो ये रूल था। दूसरा ये था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी और आपको मुनाफा हुआ तो अपना मुनाफा वापस लेकर नहीं जा सकते, आपको यहीं पे इसी कंट्री के अंदर ही री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से करके बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल्स थे, बहुत ज़्यादा गंदे रूल्स थे, बहुत ज़्यादा बुरे रूल्स थे, जिसको कोई भी कंट्री एग्री करने को रेडी नहीं होती थी। धीरे धीरे जैसे जैसे WTO आया, हमारा ट्रेड जो है लिबरलाइज होना शुरू हुआ, तो कंपनीज ने यहाँ पर थोड़ा सा विश्वास दिखाना शुरू किया। WTO फॉर्म हुआ और ज़्यादा विश्वास आया कि हाँ ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। अगर हम दूसरे कंट्री में भी अपनी कंपनी ओपन अप करते हैं तो भी ट्रेड पॉसिबल है और हम लोग बहुत ज़्यादा मुनाफा उसके अंदर कमा सकते हैं। तो इसीलिए WTO ने कहा ट्रिम्स की पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जिसने कहा कि जो ऐसे रूल्स होंगे कि आप अपना मुनाफा वापस नहीं लेके जा सकते, इनपुट्स जो आप अपने देश के यहाँ पे इनपुट्स लगा रहे हो, ये भी रूल होता था कि अगर जितने लेबरर्स, जितना रॉ मटेरियल आप अपना लगाएंगे उतना ही रॉ मटेरियल आपको यहाँ से भी परचेज करना पड़ेगा, डोमेस्टिक कंट्री से भी परचेज करना पड़ेगा। जितने लेबरर्स आप दूसरे देश से लेकर आएंगे उतने लेबरर्स आपको यहाँ से भी हायर करने पड़ेंगे। इस तरीके से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। WTO ने क्या किया कि ये चीज़ों की कोई भी नेसेसिटी नहीं है, ये चीज़ कंट्री टू कंट्री मैटर करती है, और इन सब रूल्स को काफ़ी हद तक जो रूल्स हैं उनको हटा दिया गया। बट यस, अभी भी अगर आप देखेंगे जो टैक्स वाला रूल है वो अभी भी चल रहे हैं। अगर आपको पता हो तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके ऊपर कितना टैक्स लगता है? 30%। और जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके ऊपर 40%। हमारे देश की जो कंपनीज हैं उन पर 30% लगता है कॉर्पोरेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स, बट जो फॉरेन कंपनीज हैं उनके ऊपर 40% टैक्स लग रहा है। ये रूल्स अभी भी हैं, बट कोशिश की जा रही है कि इसके अंदर जितनी चीजें आ रही है उन सब प्रॉब्लम्स को हटाया जाए। इन्हीं चीजों को रिलेटेड, इन्हीं चीजों से रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बात कर रहे हैं कि हाँ किस तरीके से इस चीज को, इन सारे रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए। नेक्स्ट एग्रीमेंट के ऊपर आइए। आपको याद होगा मोनोपोली में मैंने बताया था कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है थ्रू पेटेंट्स, कॉपीराइट एक्सेट्रा, हमने बात करी थी। तो वही चीज है कि अगर कोई कंट्री चाहे तो पेटेंट्स ले सकती है और चाहे तो ना ले, पहले तो ये चीजें होती थी। बट देखा गया कि धीरे धीरे ये जो डबलिंग होती है, दैट इज कॉपी करने वाली चीजें, वो बहुत ज्यादा होती है। आप लोगों को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर मार्केटिंग में सर ने भी बताया होगा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के अंदर क्या चीज थी कि प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ज्यादा बिकना शुरू होता है, दूसरे देश की दूसरे देश जो होते हैं उसको कॉपी करना शुरू करते हैं और उससे सस्ते दामों पर दूसरे देशों में बेचना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट का मैच्योरिटी स्टेज आ जाता है, डिक्लाइन स्टेज आ जाता है। या तो ये चीज सर ने पढ़ाई थी। तो बिल्कुल वही चीज है यहाँ पर कि प्रोसेस पेटेंट, इस ये वाले पेटेंट्स को हटाकर आया प्रोसेस पेटेंट। अब लोगों ने प्रोसेस, जिस प्रोसीजर से प्रोडक्ट को बनाया गया, लोगों ने उस प्रोसीजर को कॉपी करना शुरू कर दिया, जो कि अगेन एक बहुत ही मुसीबत का सवाल था, जिसकी वजह से प्रोसेस पेटेंट को हटाना पड़ा और इंट्रोड्यूस किया प्रोडक्ट पेटेंट। दैट इज ना तो कोई उस प्रोडक्ट को कॉपी कर सकता है जिस प्रोडक्ट को एक कंट्री ने जिसके लिए पेटेंट दिया है, ना तो उस प्रोडक्ट को कॉपी करेगा, ना जिस प्रोसीजर से उस प्रोडक्ट को बनाया गया है, ना उस प्रोसीजर को कॉपी करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट पेटेंट एक्ट। और आपका जो प्रोडक्ट का पेटेंट होता है वो 20 इयर्स तक के लिए वैलिड है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया इसकी वैलिडिटी के ऊपर। और जो कॉपीराइट्स हैं वो वैलिड होते हैं 50 साल के लिए। कॉपीराइट्स 50 साल के लिए वैलिड होते हैं और प्रोडक्ट पेटेंट आपका वैलिड है 20 इयर्स के लिए। चाइना तो कर लेता है प्रोडक्ट कॉपी। कौन बोल रहे हैं? हाँ जी सर, चाइना जो कॉपी करता है सर, एक तो पहली बात उसका प्रोडक्ट अलग होता है, दूसरी बात उसका जो प्रोसेस होता है वो अलग होता है, और तीसरी बात आपने देखा होगा चाइनीज प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है और जो उसकी सप्लाई है बहुत ही कम हो गई है पहले के कंपैरिजन में। देखिए जी, पहले तो हर नुक्कड़ पे चाइनीज प्रोडक्ट बिक रहे होते थे और कितनी बदनामी होती थी चाइनीज प्रोडक्ट की। बट आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत ही मुश्किल से ये चीजें अवेलेबल है, क्योंकि धीरे धीरे WTO के जो रूल्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि जो WTO ने जो पूरे अपने रूल्स बनाए हैं, ये सारे ये एक्ट्स जो है, ट्रिप्स का, जितने भी हम एक्ट्स पढ़ रहे हैं,
अमल किया जा रहा है, 100% अमल किसी पे भी नहीं किया जा रहा है। इसी चीज को लेकर कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम प्रोवाइड करती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को लेकर, दैट इज एक मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट ने तय कर दिया है कि अगर मार्केट में उससे कम रेट मिल रहा हो तो हमारी सरकार उस रेट के ऊपर प्रोडक्ट खरीद लेगी। अगर उससे ज्यादा रेट मिल रहा है तो मार्केट में प्रोडक्ट को बेच दिया जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पल्सेस का, सपोज कि पल्सेस को लेकर गवर्नमेंट ने फिक्स किया 150 रुपीज पर केजी, ठीक है। अगर मार्केट में इससे कम का मिल रहा है, मान लो 100 रुपीज का मिल रहा है, तो आप गवर्नमेंट को उसका बेच दो 150 रुपए का, और गवर्नमेंट फर्दर मार्केट में 100 का बेचे या उससे कम का बेचे, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने आपको एक तरह से सब्सिडी प्रोवाइड करी। अगर मान लो गवर्नमेंट उसको 100 रुपए का मार्केट में बेच रही है तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी कितने की, 50 रुपए की दी। तो ये जो 50 रुपीज है ये एक फिक्स अमाउंट है कि गवर्नमेंट इससे ज्यादा सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड कर सकती है। ये वाली सिचुएशन है इसके अंदर, ब्लू बॉक्स के अंदर। हाँ जी, अब किसी को कहीं पे कोई दिक्कत? हाँ जी, हाँ जी, 20 इयर्स आपके फिक्स है प्रोडक्ट पेटेंट के। कॉपीराइट का जो ईयर है वो भी आपको फिक्स है 50 इयर्स। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट कई बार रिन्यू नहीं करती क्योंकि आपकी ऐसी चीजें अगर कभी बनती है जो पूरे जन कल्याण के लिए, ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए चीजें होती है, तो गवर्नमेंट ऐसी सिचुएशन में उस चीज को रिन्यू नहीं करती है। और उनको ये बोलती है कि जितना मुनाफा कमाने इस ईयर के अंदर मुनाफा कमा लीजिए, या गवर्नमेंट उनसे ज्यादा रेट के ऊपर खरीद लेती है और उनको कुछ कॉम्पेंसेशन पे कर सकती है और बाकी उसको कम रेट के ऊपर गवर्नमेंट बेच। हाँ ऑब्वियसली ये थोड़ा होता है मैंने बनाई कोई और कॉपी कर ले, ये पॉसिबल होना है। हाँ जी, क्या नहीं नहीं इनपुट बताती है, इसके लिए अमाउंट फिक्स नहीं है। आपको पता है गवर्नमेंट हर बार स्कीम लेकर आती है नाबार्ड के थ्रू, आरआरबीज के थ्रू, ऐसे सेक्टर्स के लिए, बट ये स्कीम फिक्स नहीं है कि गवर्नमेंट कौन सी स्कीम में कितना अमाउंट एलोकेट करेगी। ये चीजें कोई भी फिक्स नहीं है, ठीक है। हर बार आपको पता है हर साल यूनियन बजट बनता है और यूनियन बजट में अलग अलग एलोकेशन होती है। कभी अगर पढ़ा हो यूनियन बजट को, आपको देखते बजट आता है, देखा है, गुड। तो यूनियन बजट में आपने पढ़ा होगा एलोकेशंस होती है हर बार कि इस अभियान में इतना एलोकेट किया गया अमाउंट, इसमें इतना फंड दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग चीजें फिक्स हो गया है कि किसमें कितना देना है और किस तरीके से देना है। ये उस बैंक